हेलो गाइस आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का मैथ्स की सेकंड बुक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये देखो, जो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। ऐसे कई क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक कराऊंगी, यानी कि जो पूरा प्रोसेस होता है, जो सब कुछ निकालते हैं वो। तो जो आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं फिर वो आप इसके बेस पे आप कर पाएंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग LPP आर मिनिमाइज z इक्वल्स टू 20x1 प्लस का 10x2। ये हमारे पास फंक्शन z फंक्शन दे रखा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं हम इसे। और कंस्ट्रेंट दे रखे हैं हमें x1 प्लस x2 छोटा और बराबर है 40 के, 3x1 प्लस x2 बड़ा और बराबर है 30 के, 4x1 प्लस 3x2 बड़ा और बराबर है 60 के। और इसमें लिखा है x1 x2 पॉजिटिव हैं और 0 के बराबर हो सकते हैं, यानी पर 0 से छोटे नहीं होंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। तो मैं बता रही हूँ, देखो आपको यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं, 5th 6th भी सेम ऐसे ही हैं। तो इनको आप इसके बेस पे खुद करके देखना। मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इक्वल्स टू 20x1 प्लस का 10x2। और फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमें इसमें दे रखा है x1 प्लस 2x2 छोटा और बराबर है 40 के। तो ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट है। पहले हम इसे इक्वल्स टू में ले आएंगे, इक्वालिटी से इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो ये 2x2 बराबर 40 ऐसे लिख लेंगे हम इसको। तो इसमें अब हम बारी बारी एक को 0 करके दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि जैसे x1 को 0 कर लिया तो x2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक बार x2 को 0 करते हैं x1 की। ऐसे ही हमें सारे कंस्ट्रेंट से हमें x1 x2 की वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखो, ये ऐसे क्वेश्चन हमने 12th क्लास में भी सॉल्व किए थे, तो ये इतना कुछ टफ नहीं पड़ेगा, ईजिली आ जाएगा आपको। तो देखो, जब यहाँ पे हम when x बराबर 1 है, अगर x को हम यहाँ पे 0 पुट कर ले तो x2 की वैल्यू क्या आएगी? तो x2 बराबर 40 हो जाएगा, और x2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से फिर 20, x2 बराबर 20। तो ये हमारा a पॉइंट बन जाएगा। हम इसे लेट कर ले कि ये a पॉइंट है, जिसमें कि x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 20 है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे अब की बार x2 को 0 करें तब क्या होगा? when x2 बराबर 0, तब x1 की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो 40 हो जाएगी, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो ये हमारा b पॉइंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारा b पॉइंट है। तो इसमें x1 की वैल्यू हमारे पास 40 है और x2 की 0। नेक्स्ट, जो सेकंड कंस्टेंट हमें दे रखा है यहाँ पे 3x1 प्लस x2, 3x1 प्लस x2 जो कि छोटा और बराबर है 30 के। इसे हम सेकंड में मान ले रहे हैं, सेकंड इक्वेशन। तो अब इसे इनइक्वालिटी से इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 30। इसमें भी सेम ये प्रोसेस करेंगे। when x1 बराबर 0, देन x2 बराबर 30। इसे हम c पॉइंट मान ले रहे हैं, इसकी वैल्यू आएगी 0 और 30। और जब x2 को 0 मानेंगे तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इसे हम d पॉइंट मान ले रहे हैं, 10 और 0। नेक्स्ट हमारे पास है 4x1 प्लस 3x2, 4x1 प्लस 3x2, ये बड़ा और बराबर है 60 के। और यहाँ पे हमें ये भी दे रखा है कि x1 x2 ये बड़े और बराबर हैं 0 के। ये ऑलवेज ऐसे इनइक्वालिटी में हमेशा 0 मतलब पॉजिटिव ही मिलेंगे हमें। 0 इक्विवेलेंट हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे थर्ड इक्वेशन मान के इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे जब पहले इक्वेशन में चेंज कर लिया, x2 बराबर 60 हो गया। ऐसे when x1 बराबर 0, देन x2 बराबर 20। तो हमारे पास e पॉइंट हम लेट कर लें, तो हमारे पास e पॉइंट आएगा 0 और 20। e पॉइंट हो गया हमारे पास 0 और 20। जब हम इस इक्वेशन में x2 की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा?
एक्स टू की जगह 0 रख के देखते हैं। व्हेन एक्स टू बराबर 0, देन x1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 15। तो हमारे पास इसे हम ई पॉइंट मान ले रहे हैं, तो हमारे पास ई पॉइंट की वैल्यू ई तो यहाँ हो गया था एफ की वैल्यू आई हमारे पास 15 और 0। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो पहले हम इसको पॉइंट से देख ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 15 सबसे मिनिमम, 10 हमारे पास सबसे मिनिमम है और मैक्सिमम 40 है। तो हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो हम ले रहे हैं 10 के गैप पे ले रहे हैं, जिससे ज़्यादा बड़ा ग्राफ ना बने हमारा। तो लाइन खींचेंगे, मैं बिना सिर्फ रफ कॉपी पे करके दिखा रही हूँ, क्योंकि देखो हमारे वहाँ पे भी एग्जाम में हमें ग्राफ तो मिलना नहीं है। तो लेकिन अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। बाकी सिंपल कॉपी पे भी अगर आप इक्विवेलेंट बनाइए, स्केल ले लेना, स्केल पे मेज़र करके कि 1 इंच का ग्रुप बना लिया या 1 सेंटीमीटर का, तो आप उससे भी मेज़र करके एक बॉक्स बना दे सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा आइडिया लगा कर बस ऐसे ही कर दिया, आइडिया लगा कर लेट कर लिया यहाँ पे। तो 10, 20, 30, 40 एंड 50, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो देखो जो यहाँ हमारे पास ए पॉइंट था वो था 0 और 20। तो पहले से बनाएंगे 0, 20 है, तो यानी कि एक्स अक्ष पे तो ये 0 चला है और वाई अक्ष पे x2 पे 20। तो यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट आएगा ए 0 और 20। नेक्स्ट जो हमारे पास बी पॉइंट था वो था 40 और 0। तो इस वाले को बनाएंगे 40, 0, तो यहाँ पे आएगा ये एक्स पे 40 है क्योंकि, तो बी पॉइंट हो गया यहाँ पे 40 एंड 0। क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमारे एक ही इक्वेशन के हैं, तो याद रखना कि हम इन दोनों की जो ए और बी पॉइंट से जो लाइन, ए और बी पॉइंट की ही एक लाइन बनाएंगे। हम ऐसा मत करना कि एक पॉइंट हमने इसका ले लिया फिर इसका दूसरी इक्वेशन का एक पॉइंट ले लिया, उन्हें हम बना दें, नहीं। अब ए बी एक ही ए बी मतलब अगर हम एक इक्वेशन को ले रहे हैं तो उसी के पॉइंट्स को ही लेके सोल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पे इसको मिलाएंगे हम, नेक्स्ट जो हमें देखो, चलो पहले इसे देखते हैं। ये हमारी आपको याद होगा हम इसमें देखते थे कि हमारा जो रीज़न बनेगा वो यहाँ पे 0 है, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। कि हमारा जो रीज़न बनेगा वो ओरिजिन की साइड यानी कि सेंटर में होगा या सेंटर से ऊपर की तरफ दूसरी साइड जाएगा। तो ये देखने के लिए हम जो हमारे पास ये इनइक्वालिटी होती थी हम इसमें 0, 0 पुट करके देखते थे। तो x1, x2 की वैल्यू 0 पुट करके, तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये 40 से छोटा बता रहा है और 40 से छोटा ही होता है 0, तो यानी कि ये सेटिस्फाइड है, यानी कि ट्रू इक्वेशन है ये हमारी। तो रीज़न हमारा ओरिजिन की तरफ यानी कि सेंटर की तरफ होगा अगर ये सेटिस्फाइड कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो दूसरी साइड हो जाएगा इसका रीज़न, तो यानी कि इसका रीज़न यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी पॉइंट है 0, 30 और डी है 10, 0। ये हम ड्रॉ करेंगे सी पॉइंट 0, 30। 0, 30 पॉइंट यहाँ पे आएगा, 0, 30 ये हमारा सी पॉइंट था, और डी पॉइंट है हमारे पास 10 और 0, डी 10, 0। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये ऐसे लाइन हो जाएगी हमारी। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें अब अगर हम 0, 0 पुट करेंगे तो ये इसमें क्या, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो 30 से बड़ा होगा 0, लेकिन ऐसा नहीं होता, 30 बड़ा होता है हमारा, 0 बड़ा नहीं। तो जो इसके द्वारा जो लाइन बनी है हमारी इन दोनों पॉइंट से, वो ओरिजिन की साइड नहीं जाएगी, यानी कि इस साइड नहीं जाएगी, वो ऊपर की साइड जाएगी। तो ये ऊपर की साइड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा ई और एफ पॉइंट। ई पॉइंट क्या है 0 और 20, तो ये कहाँ आएगा 0, 20 यहाँ पर। ई पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं ई 0 और 20। एफ पॉइंट है 15 और 0, तो 15 हमारा कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एफ 15 एंड 0। और इन दोनों को हम मिलाएंगे 20 और 15 वाली को, तो ये लाइन हमारी ऐसे बन जाएगी।
अब अगर हम इसमें 0 0 पुट करके देखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो इसमें भी ये क्या रखा है कि सक्सेस से बड़ी आएगी 0, लेकिन ये भी रॉन्ग है, तो इसका भी ओरिजिन हमारा ऊपर की साइड ही जाएगा, सॉरी इसका रीज़न भी ऊपर की साइड ही जाएगा। देखो एक चीज़ और जिससे कंफ्यूज ना हो कि कौन सी लाइन हमारी कौन सी से बननी है, कौन सी लाइन मतलब कौन सा पॉइंट से बनी है, तो आप साथ के साथ इसमें हर लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन लिखते चलना। तो देखो जो भी हमने ये वाली लाइन बनाई थी हमने ई और एफ पॉइंट से बनाई थी, तो उसकी इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास ई और एफ के 4x1 + 3x2 बराबर था 60 के। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि इस इक्वेशन की ये हमारे पास थी 4x1 प्लस का 3x2, ये बड़ा और बराबर थी 60 के। पेन चेंज कर देते पूरे में ब्लू ब्लू हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन हम इसके लिखते हैं। तो देखो ये जो हमारी 10 पॉइंट पे यानी कि ये वाली लाइन हमारी कौन सी इक्वेशन थी जो कि बन रही है 30 पर और COD यानी कि COD पॉइंट पे 10 हमारे यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है यानी कि D और C पॉइंट पे ये हमारे COD पॉइंट आए थे हमारे इस इक्वेशन पे 3x1 + x2 बराबर 30 के। तो इस इक्वेशन के ऊपर हम लिख देंगे ये लाइन, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ये इक्वेशन हमारी 3x1 + का x2 बराबर है 30 के। ये सिर्फ इसलिए कि जैसे रीज़न हमारा जब बन जाता है तो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। देखो अब यहाँ देख के तो पहचानना कि कौन सी इक्वेशन की कौन सी लाइन है थोड़ा मुश्किल है, वैसे आप पॉइंट से पहचान भी सकते हैं, पर ये अगर लिख लें तो थोड़ा आसान पड़ता है। तो अब कौन सी क्वेश्चन बची है, कौन सी लाइन बची, ये वाली लाइन भी हो गई हमारी, ये वाली लाइन भी हो गई, ये वाली लाइन बची ए और बी पॉइंट वाली। तो ए और बी पॉइंट की हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी, इनका थी x1 + 2x2 छोटा और बराबर है 40 के। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे x1 + 2x2 छोटा और बराबर है 40 के। तो अब देखो अब इसमें से हमें कॉमन रीज़न देखना है कि कौन सा है। कॉमन रीज़न क्या है, जो वो रीज़न जो इन तीनों के बीच में आ जाए। तो देखो जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये इधर की साइड जाएगा सारा, ये कवर करेगा, लेकिन इतना पोर्शन ना हमारी ये वाली लाइन कवर कर रही है और ना ये वाली, क्योंकि ये दोनों ऊपर की साइड जा रही है, ठीक है। और अगर ये वाला पोर्शन देखें तो ये वाला पोर्शन हमारा कॉमन आ जाएगा, क्योंकि देखो ये वाली जो लाइन है ये वाली ये हमारी नीचे की साइड जा रही है, ये नीचे की साइड, सॉरी ये नहीं, ये तो इक्वेशन वाली लाइन है, यहाँ पे ऐसे बना लो एरो जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाला इससे हमारा ऊपर का रीज़न आएगा, मैं मार्क ही कर देती हूँ, इस वाली लाइन से हमारा ऊपर का रीज़न आएगा जो ये लाइन करेगी। और जो ये वाली लाइन थी ये भी हमारा ऊपर जा रहा था इसका, लेकिन जो ये वाली लाइन थी इसका हमारा नीचे जा रहा था। कहाँ गई ये वाली लाइन, ये रहा, यहाँ से ये नीचे जा रहा था। तो तीनों में जो हमारा कॉमन रीज़न आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, मैं आपको बाकी का रफ करके दिखाती हूँ। देखो तीनों को बनाने के बाद फिर से बताती हूँ मैं आपको। देखो अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाएं, इस लाइन के अकॉर्डिंग हम रीज़न बनाएंगे इस वाली के अकॉर्डिंग, तो जो ये रीज़न बनेगा वो ये बनेगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, पेन से बनाते हैं इस वाले को, ये वाली लाइन ये जा रही है, ये ऊपर की साइड जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग जो रीज़न बनेगा वो हमारा ये वाला बनेगा। और ये वाली इक्वेशन भी क्योंकि ऊपर जा रही है तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा रीज़न बनेगा हमारा, ये वाला ब्लू वाला। तो अब अगर देखें हमारा कौन सा रीज़न कॉमन आया है जिसमें ब्लैक, ब्लू और पेंसिल ये तीनों वाली लाइन आ रही है, वो हमारा कॉमन रीज़न हो जाएगा। तो बाकी पहले रफ करके देखते हैं। ये वाला तो खैर रफ होगा नहीं, पर यहाँ पे देखो पेंसिल नहीं आ रही है तो ये तो कॉमन रीज़न हो ही नहीं सकता ना। यहाँ पे पेंसिल आ रही है हमारी, लेकिन यहाँ पे आ रही है, पर यहाँ पे दोनों पेन नहीं आ रहे हमारे, तो ये वाला भी कॉमन रीज़न नहीं होगा ये वाली लाइन में। तो सिर्फ ये वाला रीज़न ऐसा है जिसमें हमारी तीनों चीज़ आ रही है, दोनों पेन भी, ब्लू ब्लैक और पेंसिल भी, तो यही हमारा कॉमन रीज़न हो जाएगा
ये वाला जो मैं डार्क कर रही हूँ। इसी रीज़न को हम बोलेंगे कॉमन रीज़न। तो देखो इस इक्वेशन में तो हमसे पूछा था कितने एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या होते हैं, जो हमारा ये रीज़न बना है इनके कॉर्नर पर जहाँ कितने पॉइंट हैं ये हमें बताने होते हैं। तो देखो एक पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ बन रहा था, 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट जो हमारा बनेगा वो यहाँ बनेगा, और फोर्थ पॉइंट यहाँ, क्योंकि ये इसके कॉर्नर पॉइंट से भाई ये रीज़न ऐसे जा रहा है ना, तो 4 पॉइंट्स हो गए इसके। तो यानी कि इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो 4 पॉइंट्स है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखो पहले हम इनके पॉइंट्स निकालने देखते हैं। यहाँ पे तो देखो हमें पता है बी पॉइंट ये है इसका, और यहाँ का एफ पॉइंट ये था हमारा निकला हुआ था, और ये दोनों पॉइंट लेकिन हमें निकालने हैं। तो ये दोनों पॉइंट हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो ये दोनों पॉइंट देखो, पहले तो ये देखो ये वाली इक्वेशन हमारी, ये वाली जो लाइन कट रही है पॉइंट कौन सी 2 इक्वेशंस को काट के आ रहा है, कौन सी 2 लाइन को कट करके आ रहा है। तो ये वाला हमारा ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को कट करके आ रहा है। तो देखते हैं ये वाली जो लाइन थी हमारी, ये वाली जो लाइन थी हमारी, ये आ रही थी कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करके आ रही थी, ये हमारी सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करके आ रही थी वाली लाइन। देखो ये रही, यहाँ पे हमने लिखी हुई है इस इक्वेशन को सॉल्व करके आ रही थी वाली लाइन, और जो दूसरी लाइन यहाँ से जो ऐसे जा रही है ये आ रही थी इस वाली इक्वेशन को। कहाँ गई इसकी इक्वेशन, ये रही इसकी इक्वेशन, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके आ रही थी। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारा जो इनका कट वाला पॉइंट है वो निकल जाएगा। तो उसके ये कट पॉइंट निकालने के लिए हम उन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जिससे ये पॉइंट कट करके आ रहा है। यानी कि देखो जैसे ये हमारा मान लो ये रीज़न बना था, तो इन दोनों से कट करके आ रही है। तो जो ये 2 इक्वेशंस हैं हम इस पॉइंट को इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके तब निकालते हैं। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास 3x1 + x2 बराबर 30 और x1 + 2x2 बराबर 40। इसके लिए पहले हमें कोफिशिएंट्स सेम करने पड़ेंगे। तो या तो आप इसमें x1 का कोफिशिएंट सेम करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसमें x2 का कोफिशिएंट करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई। तो हम इसमें कर रहे हैं 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड सॉरी 3 इक्वेशन तो बन चुकी हैं, 4 है और ये 5 है। इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बनेगी 3x1 + का 6x2 बराबर 120। ये आ गई हमारी 6 इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 6 - 4 कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा 3x1 कैंसिल हो जाएगा, 6x2 में से 1x2 जाएगा तो 5x2 बच जाएगा, 120 में से 30 जाएंगे तो 90 बच जाएंगे। यहाँ से हमारी x2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 90/5, यानी कि 5 18, ये हमारी x2 की वैल्यू आएगी। अब इस x2 की वैल्यू हम इस वाले पॉइंट में रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में, इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, वही आएंगे पॉइंट्स। तो x2 की वैल्यू जब हमने 18 इसमें रखेंगे तो इधर चला जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा 12, और यहाँ से जब x1 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 आ जाएगी भाई, 3x1 + का 18 = 30 आएगा, और 3x1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12, और x1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। तो ये जो पॉइंट है हमारा, अगर इसका नाम हम रख दे रहे हैं जी पॉइंट रख दें अगर इसका, तो ये पॉइंट हमारा है 4 और 18। नेक्स्ट अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। तो अब ये वाला पॉइंट देखेंगे हम किन 2 इक्वेशंस को सोल्व करके आ रहा है। तो एक तो ये इस वाली इक्वेशन को सोल्व करके आ रहा है, और दूसरा इस वाली इक्वेशन को। तो इस वाली की लाइन की जो इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी वो देखते हैं पहले। ये रही इस वाली इक्वेशन की हमने लाइन यहाँ पे लिख रखी है, ये थी हमारी इस वाली लाइन की इक्वेशन। और इस वाली की देखते हैं, इस वाली की इक्वेशन ये रही इस वाली की इक्वेशन हमने यहाँ लिखी हुई है। तो अब की बार इन दोनों को सोल्व करेंगे हम। तो मैं यहीं पे कर दे रही हूँ, फिर आगे से इक्वेशंस देखने का करूँगी। चलो कोई नहीं, इसमें से देखते हैं यानी कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करके हमारी ये पॉइंट आएगा। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं।
तो 3x1 प्लस का x2 बराबर 30, 4x1 प्लस 3x2 बराबर 60। ये इक्वेशन हमारी 8 और 9 बनेगी। तो इसको भी हमें माइनस करने के लिए हमें बराबर करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इक्वेशन 8 में। इक्वेशन 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9x1 प्लस का 3x2 बराबर 90। ये हो गया 10th इक्वेशन। अब इस 10th इक्वेशन में से 9th इक्वेशन माइनस करेंगे, इक्वेशन 10 माइनस 9। ये 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5x1, इसमें से जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 90 में से 60 गया, आएगा यहाँ पे 30 और फिर यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 6। तो अब इस 6 वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, ये सेकंड में रख लो, सेकंड में रख लो चाहे इस वाली में। तो हम 9 में या 10 में, तो 9 में हम इसमें रखेंगे तो क्या आएगा 6 4 जा 24 हो जाएगा, प्लस का 3x2 बराबर 60। 3x2 बराबर हो जाएगा 60 में से जब 24 हो जाएगा तो क्या आएगा 36, और x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 12 आ जाएगी। तो यानी कि जो हमारा वो वाला पॉइंट जो बनेगा वो हमारा 6 और 12 बनेगा। तो इसको अगर हम लेट कर लें h पॉइंट, तो ये h पॉइंट की वैल्यू हमारी हो गई 6 एंड 12। तो हमें ये देखना है यहाँ पे है, तो वे 4 पॉइंट्स कौन से हैं जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट है, उन्हें वो लिखते हैं हम, कौन से 4 पॉइंट हमारे एक्सट्रीम पॉइंट बने। तो एक पॉइंट तो हमारा था h पॉइंट जिसे हमने माना, तो वो h पॉइंट था हमारा 6 और 12। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा जी था 4 और 18। नेक्स्ट जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट था वो था 4 और 18। इसके लिखिए जी पॉइंट 4 और 18। नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारा एक्सट्रीम वो था बी 40 और 0। और एक फोर्थ पॉइंट था हमारे पास डी, जिसकी वैल्यू थी डी नहीं था सॉरी एफ था। ये एफ पॉइंट था हमारे पास 15 और 0। तो ये चारों थे हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स। देखो इतना बड़ा फर्स्ट क्वेश्चन में तो करने की नीड नहीं है, क्योंकि उसमें बस ये पूछा कितने एक्सट्रीम पॉइंट है। तो वो तो हमें ये जब हम ये बनाएंगे रीजन तो भी पता चल जाएगा कि 4 पॉइंट्स हमारे आ रहे थे कॉर्नर पे, तो 4 इसके एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन देखो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी ये 5th वाला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा जेड की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये निकालने के लिए हमें पूरा तामझाम करना पड़ेगा। तो मैं जिसे ये वाला क्वेश्चन फिर से ना कराने पड़ेगा, अगर कराऊंगी तो फिर से इतना ही टाइम लग जाएगा। तो इस अच्छे मैंने सोचा कि इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको ऐसे बता देती हूँ सब कुछ निकालना, जिससे बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद करके देख सकें। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बाकी क्वेश्चंस की, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। तो अभी हम देख रहे हैं जेड मैक्सिमम हम कैसे निकालते हैं। तो जब हम जेड मैक्सिमम जो हम निकालेंगे वो हम इन्हीं 4 पॉइंट से निकालेंगे जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जेड जो था हमारे पास वो था जेड इक्वल्स टू 20x1 प्लस का 10x2। तो बस अभी कुछ नहीं करना, हमें ये जो हमारे 4 पॉइंट्स आए हैं इनकी वैल्यूज़ बारी बारी हमें इसमें रखनी है। तो देखो जब हमारा h की वैल्यू रखेंगे h पर, एट h पर z की वैल्यू हमारी h पर क्या आएगी, तो 6 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120 आ जाएगा, और प्लस में क्या आएगा 12 की मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करेंगे तो 120 आ जाएगा ये भी। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारी 240। जब जी पर देखेंगे हम एट जी जेड इक्वल्स टू जी पर हमारा जेड की वैल्यू क्या है, तो 20 में हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 80, प्लस में 18 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 में, तो ये हो जाएगा 180। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 260। नेक्स्ट एट बी पर देखेंगे हम तो 40 की मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 800, और ज़ीरो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो ये वाली हमारे पास 800 ही वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है एफ पर एट एफ पर जेड की वैल्यू हमारे भी क्या आएगी 15 की जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 300।
0 तो 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 300। तो हमें बस ये देखना है इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सा पॉइंट दे रहा है। तो मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम यहाँ पे हमारी 800 है, जो कि हमें मिल रही है बी पॉइंट पर। तो आपसे हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता है कि कितनी है मैक्सिमम वैल्यू, और ये भी पूछ सकता है किस पॉइंट पर आ रही है। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो वो यहाँ पे हमारी 800 हो जाएगी। यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू 800 है। और अगर पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है, तो वो देखो यहाँ पे बी पे आ रही है। तो बी पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू होती है। और इसमें सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम ही पूछे, मिनिमम भी पूछ सकता है। तो मिनिमम हमारे यहाँ पर सबसे कम वैल्यू किसकी है, एच पॉइंट पे। तो इससे हमें मिल रही है मिनिमम वैल्यू एच पॉइंट की। और मिनिमम है कितनी वैल्यू, 240। ठीक है, तो ये मानो एक तरह से जो हमने अभी इसको इतना हमने रीज़न एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के बाद जो इतना बड़ा सॉल्यूशन किया है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सॉल्व किया है। तो ऐसे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन वगैरह सॉल्व करके जो एक्सट्रीम पॉइंट की वैल्यूज़ पुट करके जो हम जेड की वैल्यूज़ आएगी, वो मैक्सिमम हमारी इस पॉइंट पर आती है, सी पॉइंट पर। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके देखना, आपका सी ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, और एक बार 6 में देखते हैं। 6 में हमसे क्या पूछा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग इज मैक्सिमाइज। तो इसमें यहाँ पे हमें दे रखा है कि मैक्सिमाइज के लिए मतलब यहाँ पे भी हमें z की वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्टेंट दे रखे हैं, और इसमें हमसे पूछा है कि वैल्यू कितनी है z की। तो देखो अगर z की कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो तो ऐसे ही एक्सट्रीम पॉइंट से आ जाएगी, लेकिन इसमें एक ऑप्शन आपको दे रखा है अनबाउंडेड अलग से। तो हमारा सॉल्यूशन अनबाउंडेड कब होता है वो देखते हैं। देखो मान लो ये हमारे ग्राफ बना 0, और मान लो हमारी कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करके हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो समथिंग ऐसा बन रहा है, लेकिन इसका और हमारा जो जा रहा है रीज़न वो ऊपर जा रहा है, इसका नीचे। तो कॉमन रीज़न हमारा कोई भी नहीं आएगा। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो अनबाउंडेड हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। ज़रूरी नहीं है कि यार ऐसे ही बने, मान लो तुम्हारा ये ना हो, ऐसे बन जाए, इन दो लाइन की जगह ऐसे आ जाए, ये इधर जा रही हो और ये इधर जा रही हो, तब भी हमारा सॉल्यूशन अनबाउंडेड ही होगा। यानी कि कोई भी अगर कॉमन रीज़न ना आए तो वो सॉल्यूशन हमारा अनबाउंडेड हो जाता है, और इसमें हमारा सॉल्यूशन अनबाउंडेड आता है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे जो है हमारे 3 क्वेश्चन इस पेज के हमने एक क्वेश्चन में ही देख लिए हैं। तो अब आप इनके क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना, मैं आंसर ज़रूर दूँगी। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में हमसे इसमें पूछ रखा है, इफ़ इन ए LPP ऑफ ऑल BIs दैट is RHS of all constraint are positive then initial basic feasible solution will be। इसमें हमसे पूछा है अगर जो हमारे पास BIs होते हैं, अगर वो सारे कंस्ट्रेंट के जो BIs हैं वो उनकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो हमारा जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा। तो देखो पहली बात तो ये BIs होते क्या हैं, इसको देखने के लिए आपको देखो पहली बात तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और क्वेश्चन कम से कम आपके एक ही क्वेश्चन कई टेबल में बनता है, वो कम से कम आपका 1.5-2 पेज का हो जाता है, लेकिन मैं आपको टेबल बता दे रही हूँ कहाँ पे कौन सी चीज़ होती है। ठीक है ना, तो आप लेकिन अगर क्वेश्चन उसके बेस पे नहीं आती क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो जाता है और कैलकुलेशन भी काफ़ी बड़ी होती है, तो मैं आपको इसकी टेबल बता दे रही हूँ, टेबल में कौन सी चीज़ कहाँ होती है। तो टेबल जब हम बनाते हैं सबसे पहला बॉक्स हमारा होता है B का, CB का, XB, यहाँ पे YJ होता है यहाँ पे, और यहाँ पे होता है हमारा CJ। CJ हमारी यहाँ पे जो CJ में हम जो वैल्यूज़ रखते हैं वो होती है हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की वैल्यू। यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मान लो हमारा ये बना 4x1 + 3x2 + 4x3, ये बन के आया हमारा, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ ही रखेंगे, 4, 3, 4 ऐसे वैल्यूज़ रखेंगे। YJ में हम रखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 है तो यहाँ पे हम Y1, Y2, Y3 इसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे हम। B क्या होता है हमारे, B होते हैं बेसिक वेरिएबल्स। पहले पूरी टेबल बना लेते हैं फिर मैं आपको बताऊँगी क्या होता है B। यहाँ पे होता है हमारा मिनिमम रेशियो। तो जो B होते हैं हमारे वो होते हैं बेसिक वेरिएबल्स।
अब बात आती है कि बेसिक वेरिएबल्स होते कौन से हैं। तो बेसिक वेरिएबल हमारे वो होते हैं, पहले मान लो हमारे पास ऑब्जेक्टिव, इसी को ले लेते हैं जिसके को हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, यहाँ पे तो लगे दूसरा लेना पड़ेगा। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कुछ ऐसा होता है, जैसे उसमें यानी कि वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं और कंस्ट्रेंट कम। प्लस का 3x मान लो हमारे पास ये है, और कंस्ट्रेंट जो हमारे बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं 4x2 x1 प्लस x2, ये बन रहे हैं अगर हमारे वेरिएबल सॉरी कंस्ट्रेंट। तो हम बेसिक वेरिएबल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये वाले हैं यानी कि जितने हमारे पास वेरिएबल हैं उनमें से कंस्ट्रेंट जितने हैं, देखो वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ 3 हैं, वेरिएबल 3 है यहाँ पर, और कंस्ट्रेंट हमारे पास 2 हैं, तो हम 3 - 2 कर देंगे यहाँ पे। जब हमारे पास 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा। तो यानी कि जो ये वैल्यूज़ हैं x1 x2 x3 की, ये जो वेरिएबल हैं इनमें से हम किसी एक को ही ज़ीरो रख सकते हैं। हमने मान लो यहाँ पे x1 को ज़ीरो कर लिया। अब तो x1 को ज़ीरो करने के बाद जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो x2 की वैल्यू अगर ज़ीरो नहीं आती है हमारी, सॉरी यहाँ पे x3 वेरिएबल भी आएगा, तो कंस्टेंट तो लगी, एक वेरिएबल छूट गया, x3 प्लस कर लो यहाँ पे ये 4x3। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे x1 की वैल्यू ज़ीरो रख के, तो अगर हमारी x3 और x2 की वैल्यू में से किसी एक की भी वैल्यू ज़ीरो नहीं आती है तो वो हमारा नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन होता है। और अगर एक, चलो नॉन डिजेनरेट हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम बेसिक वेरिएबल और नॉन बेसिक वेरिएबल देखते हैं। तो देखो जो हम यहाँ पे जो एक आया है, जिस वेरिएबल को हम ज़ीरो करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने x1 को ज़ीरो किया, तो ये वेरिएबल हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल हुआ, और जो बाकी दो बचे हुए वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू हमने निकाली है वो वेरिएबल हमारे बेसिक वेरिएबल्स होंगे। ये याद रखना, जो वेरिएबल हमने ज़ीरो रखा है वो हमारा बेसिक होगा, सॉरी नॉन बेसिक, और जो बाकी दो हैं वो बेसिक वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम रखते हैं वो ये रखते हैं, बेसिक वेरिएबल्स रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखो एक वेरिएबल है, लेकिन जो इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे वेरिएबल 3 या 4 बन जाते हैं वो वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम बेसिक वेरिएबल्स जो हमारे यहाँ पे होते हैं वो हमारे बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आती है। सी भी हम यहाँ पे इनकी जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनकी जो वैल्यूज़ आती है वो रखते हैं यहाँ पर। एक्स बी में जो इनकी एक्स की वैल्यूज़ आती हैं वो रखते हैं। भाई जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे मैं पूरा डिटेल आपको नहीं बता पाऊँगी इसमें, लेकिन अगर क्वेश्चन आपके पास करने का टाइम नहीं है तो आप बस इसमें ये समझिए बेसिक वेरिएबल्स इसमें यहाँ होते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जेड वो हमारा यहाँ पे आता है। जेड यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे आती है। डेल्टा जेस ये होते हैं जो हमारी यहाँ पे वैल्यूज़ आएगी, इन सबको टेबल को सोल्व करके जो हमारे यहाँ पे आती है वो होते हैं हमारे डेल्टा जेस। वो सिर्फ यहीं 3 पे आएंगी, यहाँ पे नहीं आएगी, ये हमारे डेल्टा जेस कहलाएंगे। आप इस टेबल को रट लेना बिल्कुल, क्योंकि आगे सारे पेपर्स में ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि बेसिक वेरिएबल क्या होते हैं हमारे, नॉन बेसिक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, डेल्टा जेस क्या है, बीज क्या है, बीजेस क्या है, और मिनिमम रेशियो क्या है। तो मान लो मिनिमम रेशियो यहाँ पे हमारा आ गया 3 आ गया, एक आ गया यहाँ पे 2, और मान लो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 2 माइनस का 2 माइनस का 1 0। तो देखो जब हम इस टेबल को सोल्व करके यहाँ पे ये वैल्यूज़ आती हैं तो इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर होता है, ये दो चीज़ वो समझ लो, इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर। तो इनकमिंग वेक्टर हमारे वो होते हैं, वो हम हमारे यहाँ से निकलते हैं इनमें से। तो जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो होती है उसे हम इनकमिंग वेक्टर लेते हैं एज ए इनकमिंग वेक्टर। यानी कि यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या है -2, तो इसी को हम इनकमिंग वेक्टर लेंगे, आई वी इनकमिंग वेक्टर। और यहाँ पे भी हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको भी हम यहाँ पे हम उसको लेते हैं मिनिमम रेशियो के लिए, और वो हमारा होता है आउटगोइंग वेक्टर। सॉरी यहाँ पे ना नेगेटिव नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ी हो यहाँ पे सबसे बड़े वाली इनकमिंग लेंगे और आउटगोइंग लेंगे जो सबसे छोटी हो नेगेटिव में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लस कर लिया, ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो गया और ये हो गया आउटगोइंग वेक्टर। ठीक है, अब एक वर्ड और आता है इस टेबल में हमारा पाइवोट एलिमेंट। पाइवोट एलिमेंट तो वो हमारा कौन सा होता है,
देखो जब यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ आती है वो कंस्टेंट के कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे ये वाला है, मान लो, सॉरी हमें तो वाला हुआ है, ये हमारे कंस्टेंट थे यहाँ पे, तो इन कंस्टेंट की यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि जो वैल्यूज़ होगी यहाँ पे हमारी वो आएगी। x3 की वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, x1 का 2 और यहाँ पे 4 यहाँ पे था, और ये x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का भी 1, दोनों का 1 था। तो जब इन कोफिशिएंट को सॉल्व करके हमारे डेल्टा जेस की वैल्यू आ गई, मिनिमम रेशियो भी आ गया, इनकमिंग भी मिल गया, आउटगोइंग भी मिल गया, तो भी बात है हमारी पाइवोट एलिमेंट की। तो पाइवोट एलिमेंट हमारा वो होता है जो इन दोनों लाइन से इंटरसेक्ट करे। यानी कि अगर हम इस लाइन के सामने देखें, जैसे सामने तो ये वाली लाइन आएगी और इसके सामने देखेंगे तो ये, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा पाइवोट एलिमेंट हो जाएगा। मुझे पता है आप घूम गए हुए थे, सारा आज सब कुछ ही न्यू हो गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पाइवोट एलिमेंट हो गया। यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे कंस्ट्रेंट की वैल्यूज, सॉरी कोफिशिएंट्स, मिनिमम रेशियो, जो हम मतलब ये जो मैं कैसे बताऊँ आपको, यहाँ पे हमारी वो वैल्यूज़ होती हैं, तो जो मान लो यहाँ पे हमारे पास ये 2 और 3 वैल्यूज़ थी, तो ये तो हमारा इनकमिंग वेक्टर तो मिल गया था, तो इस रो से हम इस रो को डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 को 2 से, 1 को 3 से, सॉरी 3 को 1 से, तो 2 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो फिलहाल -3 लिखा हुआ है, 3 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, वो 3 ही आ जाएगा, तो 3 लिख लिया मान लो यहाँ पे। तो ये हमारा मिनिमम रेशियो होता है जो इस लाइन को डिवाइड करके आता है। फिर इनके इंटरसेक्ट पॉइंट देखते हैं, मोस्ट नेगेटिव सबसे छोटा, मोस्ट पॉजिटिव सबसे बड़ा, तो इन दोनों का इंटरसेक्ट ये यहाँ पे करते हैं, ये हमारा पाइवोट एलिमेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है। बाकी अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर देना। तो देखते हैं हमारा इसमें क्या पूछा था। हमारा क्वेश्चन था in a LPP of all BIs that is RHS of all constant are positive then initial basic feasible solution will be। तो इसमें पूछा है अगर हमारे all BIs यानी कि अगर हमारे पॉजिटिव आ जाएं तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, बाउंडेड, अनबाउंडेड, डिजेनरेट, नॉन डिजेनरेट। तो देखो अगर हमारी ये बेसिक वेरिएबल जो मैंने अभी बताए थे, आपके बेसिक वेरिएबल कौन से होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी होती है, जिन वेरिएबल्स की, अगर ये x1 की यहाँ पे वैल्यू जो हमने की थी 0, ये पुट करके जो हम x1 x2 की वैल्यू निकालते हैं, अगर इन दोनों की वैल्यू में से किसी एक की भी वैल्यू 0 ना आए तो वो नॉन डिजेनरेट हो जाता है। तो वो हमारा जो ये जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स का जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन डिजेनरेट हो जाता है। और अगर इन दोनों में से x3 x2 में से किसी एक के भी पॉइंट 0 हो गया, किसी एक का भी, तो वो हमारा डिजेनरेट सॉल्यूशन हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक देती हूँ, इफ एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज 0 देन सॉल्यूशन हमारा हो जाता है डिजेनरेट, तब हमारा सॉल्यूशन डिजेनरेट आता है। सेकंड पॉइंट, अगर एक भी 0 हो जाए तो सारे 0 हो जाए तब तो होगा ही डिजेनरेट, पर अगर एक भी हो जाएगा तब भी हमारा डिजेनरेट होता है, बेसिक वेरिएबल अगर एक भी 0 हो जाए। इफ ऑल बेसिक वेरिएबल आर नॉन ज़ीरो देन तब सॉल्यूशन हमारा नॉन डिजेनरेट हो जाता है। ये आप याद रखना, ये डिजेनरेट और नॉन डिजेनरेट वर्ड ये आपके पूरे चैप्टर में घूमने वाले, इन दो पे ही ये पूरी बुक बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, ऑल BIs यानी कि ऑल बेसिक वेरिएबल हमारे पॉजिटिव हैं, यानी उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आई है, तो वो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, बाउंडेड अनबाउंडेड का तो यहाँ के ऐसे नहीं आएगा, डिजेनरेट या नॉन डिजेनरेट में होगा, तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो नॉन डिजेनरेट होता है। थर्ड क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ M
साइमल्टेनियस इक्वेशन इन एन वेरिएबल्स सच दैट एन बड़ा और बराबर है एम के। यहाँ पे हमसे क्या है, एन वेरिएबल्स हैं और एम इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी कि हमारे पास एम कंस्टेंट है। तब इसमें से एन अगर एम से बड़ा और बराबर है तब इसमें जो बेसिक वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशन के बेसिक जो सॉल्यूशन आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, तो वो हमारे एन सी एम आते हैं, यानी कि एन वेरिएबल्स सी कंस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, एन सी एम। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल विच आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट। चलो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि इसके लिए भी एक प्रोसेस समझाना पड़ेगा आपको। तो अभी के लिए जो इस बेस पे आपके क्वेश्चंस थे आप वो करके देखना। इसको करके क्या मतलब, ये फर्स्ट वाला 5th 6th नेक्स्ट भी है। यहाँ पे देखो 7th क्वेश्चन भी यही है, हमें बताना है। इसके लिए भी हमें पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, 5 3 2 1, उसके अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे ट्रायंगल है को शो करता है, क्वाड्रिलेटर को या पेंटागन को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे। 9 क्वेश्चन मैंने बताया, अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक कब होता है, बाउंडेड अनबाउंडेड मतलब भी आपको देखना है ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके भी। ठीक है, आगे तो नहीं आई तो आप आज के लिए इतना करना, नहीं आगे आ रहा ही रहा। 49 52 नहीं है, नहीं 52 भी है। तो आप अभी के लिए ये क्वेश्चन सोल्व करके देखना, बाकी का कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। तो एक बात और याद रखना कि अभी साथ के साथ करके चलना, वरना आप भूल जाओगे। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी, जो इन बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, मैं वो आपको नहीं कराऊंगी, आपको वो यहीं से देख के खुद से सॉल्व करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, मैं रिप्लाई पक्का करूँगी, लेकिन करोगे आप खुद से, क्योंकि अगर हर वीडियो में बस एक क्वेश्चन कराऊंगी तो फिर तो होने से रहा। तो ठीक है गाइस, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाय गाइस।